तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। हमारे सामने जो सामग्री है वो वीर्य यानी सीमन के बारे में है। एक ऐसा विषय जिस पर खुलकर बात कम ही होती है और शायद इसी वजह से इसके बारे में कई गलत फहमियां भी हैं। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ी गलतफहमी तो इसके नाम में ही छुपी है। ज्यादातर लोग वीर्य मतलब सीमन और शुक्राणु यानी स्पर्म को एक ही चीज मान लेते हैं। हाँ, जबकि ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल अलग। और आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि आखिर वीर्य है क्या, ये बनता कैसे है और इसका असली काम क्या है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। अगर वीर्य और शुक्राणु एक नहीं है तो इनमें फर्क क्या है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक मिसाल से। मान लीजिए कि वीर्य एक एक बहुत ही खास किस्म की गाड़ी है, एक वाहन। एक गाड़ी, ठीक है। और शुक्राणु उस गाड़ी में बैठे यात्री हैं जिन्हें एक बहुत जरूरी मंजिल तक पहुंचना है। तो वीर्य वो पूरा तरल पदार्थ है जिसका मुख्य काम उन यात्रियों यानी शुक्राणुओं को पोषण देना है, सुरक्षा देनी है और उनकी यात्रा को सफल बनाना है। वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। शुक्राणु असल में प्रजनन की इकाइयां हैं। हाँ, और वीर्य उनका पूरा सपोर्ट सिस्टम है। एग्जैक्टली, पूरा सपोर्ट सिस्टम। तो फिर इस सपोर्ट सिस्टम, इस गाड़ी को बनाया किससे गया है? ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि ये सब कुछ अंडकोश टेस्टिकल्स में ही बनता है। और यहीं पर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। अंडकोश का योगदान इसमें बहुत छोटा है। अगर हम पूरे वीर्य की बनावट को देखें तो उसका सिर्फ 10% हिस्सा ही शुक्राणु होते हैं। एक मिनट, क्या कहा आपने? सिर्फ 10%? हाँ, सिर्फ 10%। तो जिसे हम वीर्य कहते हैं उसमें असल प्रजनन वाला हिस्सा यानी शुक्राणु सिर्फ 10% है। बाकी 90% तो फिर कुछ और ही है। बिल्कुल। बाकी 90% हिस्सा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और खास तरल पदार्थ है जो शुक्राणुओं को जिंदा रखने के लिए बनाया गया है। इसमें से भी लगभग 60% हिस्सा सेमाइनल वेसिकल्स नाम की ग्रंथियों से आता है। सेमाइनल वेसिकल्स? हाँ, और इसी तरल में फ्रुक्टोज होता है जो एक तरह की चीनी है। ये शुक्राणुओं के लिए ईंधन का काम करती है, उन्हें तैरने के लिए ऊर्जा देती है। अच्छा, तो ये एक तरह का एनर्जी ड्रिंक है जो साथ में पैक होकर आता है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, एक एनर्जी ड्रिंक। तो 60% एनर्जी ड्रिंक हो गया, 10% यात्री हो गए, बाकी 30% क्या है? बाकी का लगभग 30% प्रोस्टेट ग्रंथि से आता है। ये तरल थोड़ा दूधिया होता है और इसमें कुछ खास एंजाइम होते हैं जो वीर्य को एक खास बनावट देते हैं। अच्छा। और यही एंजाइम बाद में एक बहुत जरूरी काम भी करते हैं जिस पर हम आगे बात करेंगे। ये तो कमाल की इंजीनियरिंग है। प्रकृति ने शुक्राणुओं की यात्रा के लिए कितना कुछ सोचा है। वैसे पोषक तत्वों की भी बहुत बात होती है। क्या ये सच है कि ये किसी सुपर फूड की तरह न्यूट्रिएंट से भरा होता है? देखिए, इसमें पोषक तत्व होते तो हैं लेकिन मात्रा बहुत कम होती है। अच्छा। हाँ, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक जैसे मिनरल्स होते हैं। ऊर्जा के लिए फ्रुक्टोज और ग्लूकोज भी होते हैं और थोड़ा प्रोटीन भी। और कैलोरी? अगर कैलोरी की बात करें तो एक स्खलन में निकलने वाले वीर्य में औसतन 5 से 25 कैलोरी होती हैं। बस 5 से 25? हाँ, तो पोषक तत्व हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये किसी पौष्टिक खाने का विकल्प हो सकता है। ये सिर्फ उतना ही है जितना उन शुक्राणुओं को अपनी यात्रा पूरी करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये सपोर्ट सिस्टम काम कैसे करता है? ये सिर्फ शुक्राणुओं को ले जाने वाली एक टैक्सी नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट टैक्सी लगती है। जब डॉक्टर इसकी गुणवत्ता की जांच करते हैं तो वे सिर्फ ये तो नहीं देखते होंगे कि शुक्राणुओं की गिनती कितनी है। ये एक बहुत ही आम धारणा है कि बस संख्या ही सब कुछ है, लेकिन जांच में कई और जरूरी चीजें देखी जाती हैं। सबसे पहली और दिलचस्प चीज है लिक्विफैक्शन टाइम। लिक्विफैक्शन टाइम तरल बनने का समय? हाँ, जब वीर्य शरीर से बाहर आता है तो वो गाढ़ा जली जैसा होता है, लेकिन 15 से 20 मिनट के अंदर जो प्रोस्टेट ग्रंथि से निकले एंजाइम थे। अच्छा, वही एंजाइम? हाँ, वही एंजाइम उसे पूरी तरह से पतला पानी जैसा बना देते हैं। अरे वाह, तो ये एक तरह का टाइम रिलीज मैकेनिज्म है। पहले ये गाढ़ा होकर शुक्राणुओं को एक साथ सुरक्षित रखता है और फिर सही जगह पर पहुंचकर उन्हें आजाद कर देता है ताकि वे अपनी रेस शुरू कर सके। आपने बिल्कुल सही समझा। अगर ये प्रक्रिया बहुत धीरे हो या हो ही ना तो शुक्राणु उस जली में फंसे रह जाएंगे और आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। समझ गई। इसके बाद आती है शुक्राणुओं की संख्या जो लाखों में होती है, लेकिन जैसा मैंने कहा संख्या से भी ज्यादा जरूरी है शुक्राणुओं की गुणवत्ता। यह बहुत दिलचस्प है कि गुणवत्ता संख्या से ज्यादा जरूरी है। तो इसका मतलब यह है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की शुक्राणु संख्या बहुत ज्यादा हो लेकिन फिर भी उसे गर्भधारण में मुश्किल आए? हाँ, बिल्कुल हो सकता है और अक्सर ऐसा होता भी है क्योंकि उनकी क्वालिटी खराब है। सही। गुणवत्ता में 2 मुख्य चीजें देखी जाती हैं। पहली है गतिशीलता यानी मोटिलिटी। मोटिलिटी वो कितनी तेजी से तैरते हैं। हाँ, क्या शुक्राणु सही ढंग से और तेजी से सीधी दिशा में तैर पा रहे हैं या वे एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हैं या सुस्त हैं?
और दूसरी चीज है आकार, यानी मॉर्फोलॉजी। क्या उनका सिर, गर्दन और पूंछ का आकार सामान्य है? अगर लाखों शुक्राणु हैं लेकिन उनमें से ज्यादातर तैर ही नहीं सकते या उनका आकार ठीक नहीं है, तो वो किसी काम के नहीं है। तो लैब में वे एक तरह से इन शुक्राणुओं की रेस लगाकर देखते हैं कि कौन सबसे तेज और सीधा तैरता है। हाँ, एक तरह से हाँ। माइक्रोस्कोप के नीचे उनकी हरकतों को परखा जाता है। और उम्र का इस पूरी प्रक्रिया पर गहरा असर पड़ता है। तो उम्र एक ऐसा पहलू है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम होता है, जिसका सीधा असर इस पूरी फैक्ट्री पर पड़ता होगा। सही कहा। उम्र बढ़ने के साथ वीर्य की कुल मात्रा, शुक्राणुओं की संख्या और खासतौर पर उनकी तैरने की रफ्तार यानी गतिशीलता, उसमें कमी आ सकती है। हाँ, उसमें कमी आ सकती है। हालांकि एक अच्छी और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर उम्र के असर को कुछ हद तक कम जरूर किया जा सकता है। अच्छा, तो यहीं से मेरा अगला सवाल आता है, अगर उम्र जैसी चीजें हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो क्या कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमारी रोज की आदतें, हमारा खान पान? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि खानपान का सीधा असर वीर्य के स्वाद और उसकी गंध पर पड़ सकता है। सच में? ये तो बहुत से लोगों के लिए नई जानकारी होगी। हाँ, जैसे कुछ मीठे फल खाने से वीर्य का स्वाद भी हल्का मीठा हो सकता है। अनानास, लीची, चीकू, तरबूज, अनार, इन जैसे फलों में फ्रुक्टोज की मात्रा अच्छी होती है और इसका असर देखा जा सकता है। मतलब अगली बार अगर कोई अनानास का जूस ज्यादा पी रहा हो तो समझ जाना चाहिए कि तैयारी चल रही है। हाँ हाँ। खैर, मजाक एक तरफ, लेकिन ये दिलचस्प है कि जो हम खाते हैं उसका असर शरीर के तरल पदार्थों पर इतनी जल्दी दिखता है। बिल्कुल, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। जैसे मांसाहारी भोजन, बहुत मसालेदार खाना या गर्म तासीर वाली चीजों का ज्यादा सेवन करने से इसका स्वाद कड़वा या अप्रिय हो सकता है। अच्छा। और इन सब के साथ व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका भी स्वाद और गंध पर असर पड़ता है। ये जानकारी उन कपल्स के लिए काफी काम की हो सकती है जो ओरल सेक्स को एंजॉय करते हैं। अपने पार्टनर के आराम के लिए अपनी डाइट में इस तरह के छोटे मोटे बदलाव करने के बारे में सोचा जा सकता है। निश्चित रूप से ये एक दूसरे की पसंद का सम्मान करने और आपसी अंतरंगता को और बेहतर बनाने का एक तरीका हो सकता है। जब हम स्वाद और पार्टनर के अनुभव की बात कर ही रहे हैं, तो इससे जुड़ा एक और पहलू है जिस पर इंटरनेट पर काफी दावे किए जाते हैं, और वो है इससे निगलने से जुड़े स्वास्थ्य लाभों का। इन दावों में कितनी सच्चाई है? यहाँ हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। जो दावे किए जाते हैं वो ज्यादातर वैज्ञानिक रूप से सिद्ध होने के बजाय सुनी सुनाई बातों या व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित हैं। अच्छा। हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार कुछ दावे ये हैं। एक दावा है कि ये त्वचा के लिए अच्छा है और उसमें चमक लाता है। एक और दावा है कि इसमें मेलाटोनिन होता है जो अच्छी नींद में मदद कर सकता है। एक मिनट, ये दावे तो किसी जादुई दवा जैसे लग रहे हैं। त्वचा भी अच्छी, नींद भी बेहतर, यहाँ तक कि स्तन कैंसर का खतरा भी कम। क्या इनमें से किसी भी दावे के पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक स्टडी है? आपका संदेह बिल्कुल जायज है। सच्चाई ये है कि इन दावों का समर्थन करने के लिए बड़े पैमाने पर कोई विश्वसनीय वैज्ञानिक शोध मौजूद नहीं है। तो ये सब सिर्फ कही सुनी बातें हैं। ज्यादातर, जैसे नींद में मदद करने वाला दावा इस आधार पर किया जाता है कि इसमें मेलाटोनिन हो सकता है, लेकिन उसकी मात्रा इतनी कम होती है कि उसका कोई खास असर होने की संभावना न के बराबर है। इसी तरह बाकी दावे भी हैं, जैसे याददाश्त तेज करना या शरीर के दर्द से राहत देना। ये सब ज्यादातर किस्से कहानियां हैं। तो वैज्ञानिक आधार मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इन पर विश्वास करते हैं। एक भावनात्मक पहलू भी तो बताया जाता है। हाँ, और शायद वही सबसे मजबूत पहलू है। कुछ लोगों का मानना है कि ये पार्टनर्स के बीच एक गहरा विश्वास और अंतरंगता का प्रतीक है। ये एक भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत कर सकता है। पर ये पूरी तरह से व्यक्तिगत है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से व्यक्तिगत भावना और रिश्ते पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अगर हम इन अविश्वसनीय स्वास्थ्य लाभों को एक तरफ रख दें, तो क्या इससे जुड़ा कोई जोखिम है, कोई चेतावनी जिसका ध्यान रखना जरूरी है? हाँ, और ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा है। साफ सफाई और सुरक्षा सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी। अगर कोई इन दावों पर विचार करना भी चाहे तो ये तभी सुरक्षित है जब दोनों पार्टनर पूरी तरह से स्वस्थ हों और किसी भी यौन संचारित रोग यानी कि एसटीडी से मुक्त हों। ये बहुत जरूरी बात है। HIV, हर्पीज और अन्य कई संक्रमण इस रास्ते से फैल सकते हैं। मतलब अगर स्वच्छता और स्वास्थ्य का ध्यान न रखा जाए तो ये फायदे की जगह बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, ये शरीर में कई तरह की बीमारियों और गंभीर संक्रमण पैदा कर सकता है। इसलिए जोखिमों को समझना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद का मामला है। किसी पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। सहमति और आराम सर्वोपरि है।
तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? हमने वीर्य की बनावट से लेकर उसके काम करने के तरीके, खान-पान का असर और स्वास्थ्य से जुड़े कुछ चौंकाने वाले और ज्यादातर अविश्वसनीय दावों तक की पड़ताल की। एक बात तो साफ है कि ये सिर्फ एक साधारण शारीरिक तरल नहीं है। बिल्कुल, ये एक जटिल जैविक प्रणाली है जो शुक्राणुओं से कहीं बढ़कर है। इसकी बनावट, इसका काम करने का तरीका और इस पर असर डालने वाले कारकों को समझना हमें सिर्फ प्रजनन के बारे में नहीं, बल्कि हमारे अपने समग्र स्वास्थ्य और जीवन शैली के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। हाँ, ये दिखाता है कि हमारी आदतें, हमारा खान-पान, ये सब हमारे शरीर पर कितना गहरा असर डालती हैं। बिल्कुल। ये सब सुनने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हम खान-पान और लुब्रिकेंट्स जैसी भारी चीजों की बात कर रहे हैं जो वीर्य के गुणों को प्रभावित कर सकती हैं। पर जो हमारा आधुनिक वातावरण है, जैसे तनाव, प्रदूषण, हमारे रोजमर्रा के जीवन में प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल, ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये सब चीजें मानव जीव विज्ञान के इस बुनियादी पहलू पर और क्या-क्या अदृश्य प्रभाव डाल रही होंगी।